नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। देश आजादी का जश्न मना रहा है और इस बीच 18 अगस्त ये वो तारीख है जिसका जिक्र जब जब होता है इतिहास में इस तारीख को लेकर अलग अलग तरीके की परिभाषाएं सामने आती हैं, अलग अलग तरीके की मान्यताएं सामने आती हैं, क्योंकि इस तारीख का जुड़ाव है आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस से। ऐसा माना जाता है एक तबके में कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया था। एक तबका ऐसा भी है जो निधन की इस खबर को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े करता रहा है तथ्यों के साथ। और उसी तबके में एक बड़ा नाम हमारे देश में जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं अनुज धर साहब। आप मूलतः पत्रकार रहे हैं और अब लगभग 2 दशक से लगातार सुभाष चंद्र बोस साहब पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और उनके शोध का इस्तेमाल लगातार पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होता रहा है, अलग अलग फिल्मों में होता रहा है। उनकी किताब जो लगातार लोगों के द्वारा सराही जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको समझना आपके लिए भी जरूरी है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, आजादी के इस अमृत महोत्सव के दरमियान खासकर। बहुत बहुत स्वागत है अनुज सर आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, इतिहास खंगालने की जरूरत आपको क्यों आन पड़ी? आप तो पत्रकार थे, पत्रकारिता कर रहे थे, क्यों आपको ऐसा लगा कि एक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस पर लिखनी चाहिए? और उससे भी ज्यादा अहम बात यह कि वेल रिसर्च पूरे शोध के साथ। देखिए, ये मेरी चॉइस, खुद की चॉइस नहीं थी, एक्सीडेंटली हुआ था। मैं एक पत्रकार था, आपने बताया, और उसमें मेरे को एक ऑफिशियल असाइनमेंट मिला था मुझे करने के लिए। और 20 साल पहले जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था दिल्ली में, और उस ज़माने में मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ये काम कर रही थी, तो नेताजी को लेकर के बहुत सी खबरें मीडिया में उस जमाने में उस टाइम पे आया करती थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि हम लोग को इस पर कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उनका ये आइडिया था कि हमें उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और क्योंकि मुझे हल्का सा उसमें इंटरेस्ट था तो मुझे उसमें डाला गया, और भी लोग उसमें टीम में थे। तो मेरा इसमें पूरे इशू में आना एक एक्सीडेंट था। ठीक है, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी क्या जिसकी वजह से लगाव जुड़ाव ज़्यादा थोड़ा सा जुड़ाव था? ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं कोई नेताजी का भक्त तो नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वो सुभाष बोस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वो यहाँ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो गई थी यहाँ से, वो लड़ी है जापानी आर्मी से, और जापानियों के साथ सुभाष बोस भी थे। तो यहाँ पे जब सुभाष बोस 1940 में जब देश छोड़ के चले गए तो सेंसरशिप लग गई थी, उनकी मूवमेंट्स के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। जब उन्होंने ब्रॉडकास्ट की हैं जर्मनी से तो लोगों को मालूम चला कि हाँ सुभाष बोस जर्मनी में है, लेकिन जर्मनी के बाद क्या हुआ लोगों को नहीं मालूम था। और कम से कम आज़ाद हिंद फौज के बारे में यहाँ बिल्कुल सेंसरशिप थी। तो वहाँ पे वो जब लड़ने के लिए गए हैं बॉर्डर पे इम्फाल उस इलाके में, तो उनको वहाँ मालूम चलता है कि ये जापानी नहीं है, ये भारतीय हैं और सुभाष बोस साथ में है। तो मुझे अपने घर में अपने बड़ों से सुनने मिला, अपनी बुआओं से और अपने पिताजी से, कि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया लोगों ने, फ़ौज के लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बचपन से ये हल्की सी भावना थी अपने परिवार की हिस्ट्री को देकर के कि आज़ादी की लड़ाई में सुभाष बोस की भूमिका बहुत बड़ी थी, क्योंकि देश पे जो अंग्रेज राज कर रहे थे वो हमारे ही लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। हम जब बात करते हैं कि जलियांवाला बाग में कांड हुआ था, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सिर्फ हुक्म दिया था मारने का, मारने वाले हमारे लोग थे। इस तरह से सारे पुलिस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस में भारतीय लोग थे। और सबसे बड़ा जो पिलर था ब्रिटिश एम्पायर का पूरे दुनिया में, वो थी भारतीय सेना। वो भारतीय सेना उनके खिलाफ में होनी शुरू हो गई, इसी कारण से वो देश छोड़ के गए। तो ये मुझे कभी ना कभी अवेयरनेस थी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं नेताजी का भक्त था, वो ये बाद में बात है। लेकिन आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं उनको लोगों के सामने, देश और दुनिया के सामने लाने की पूरी कोशिश की है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 18 अगस्त इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल रहे हैं सर, तमाम तरीके के पक्ष हैं। 18 अगस्त 1945 को आपकी शोध के मुताबिक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, या वाकई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की जो तारीख है वो 18 अगस्त ही है? नहीं, उनके निधन की तारीख 18 अगस्त नहीं है ये, लेकिन आप कह सकते हैं कि सरकारी तौर पे ये कथन दिया जाता है कि 18 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त 1945 को जापान ने अनाउंस किया कि वो सरेंडर कर देंगे ब्रिटिश फोर्सेस को, अमेरिकन फोर्सेस को। उसके 3 दिन बाद ये कहा जाता है कि जो आजकल का जो ताइपाई शहर है, वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो मोटा कहानी ये है कि ब्रिटिश लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि खबर में कुछ जापानियों ने अनाउंस करने 5 दिन का समय बिताया, पहली बात तो ये, उन्हें और डाउट हुआ। तो उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी करवाई। तो इंक्वायरी जो भारत में हुई थी, उस ज़माने के बड़े अफसर उसमें आईबी के इन्वॉल्व थे, उसके अंदर डब्ल्यू मैकराइट उसके हेड थे, और मिस्टर फिनी उसमें थे। तो ये कंबाइंड सेक्शन नाम की एक इंक्वायरी हुई है, और उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके उनका जो मानना था कि ये कहानी
ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे पास दो अलग अलग रिसर्च है। 19 सितंबर 1945 जो उस वक्त की जापान की सरकार थी, उसने अपनी एक जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की, जिसमें उसने मोटे तौर पर माना कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ, वो घायल हुए और उसके बाद में उनका निधन हुआ। अगर ये गलत था तो जापान सरकार की क्या मजबूरी थी? जापान सरकार की देखिए मजबूरी कुछ नहीं, लेकिन आपने पहले बोला कि ये जो जितनी रिपोर्टें हैं वो कंबाइंड सेक्शन जो मेन इंक्वायरी है उसके हाथ में आती। कंबाइंड सेक्शन के पास में मल्टीपल सोर्सेज से इंक्लूडिंग अमेरिकन सोर्सेज से खबरें आ रही थी, तो कंबाइंड सेक्शन जो है वो फाइनल अथॉरिटीज़ पूरे केस में थी, मैकराइट के इंचार्ज में। ठीक है। तो उनका जो जजमेंट था बाद में कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। जापान का ये स्टेटमेंट था कि प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन जापान के स्टेटमेंट में एक के बाद उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब जापान ने ये न्यूज़ अनाउंस करी है उस ज़माने में कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, उनका कथन ये था कि नेताजी वो टोक्यो की तरफ को जा रहे थे और उनका ये मानना था कि वो टोक्यो में आकर के जापान के बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आईएनए का सरेंडर कब कहाँ कैसे करना है, आज़ाद हिंद सरकार का और आईएनए का, आज़ाद हिंद फौज का। लेकिन बाद में ये खबर निकल के आ रही है और उस ज़माने में जब उसकी इंक्वायरी होती है इंटेलिजेंस की कि सुभाष बोस टोक्यो नहीं जा रहे थे, वो रूस जा रहे थे। ठीक है। तो पहले दिन से उनको डाउट, तो जापानियों के कथन पे कम से कम इंटेलिजेंस ने विश्वास नहीं करे, उनका मानना जो भी हो। लेकिन जापान में तो कहा जाता है कि अभी भी 18 अगस्त को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन के तौर पर जापान की आप बात कर रहे हैं 15 जापान की सरकार उस वक्त झूठ क्यों बोलेगी, गलत क्यों बोलेगी? जापान की सरकार, पहली बात आप जो बात कर रहे हैं सन 45 में और 45 के बाद की सरकारों में बहुत फ़र्क आ गया है। ये वो जापान नहीं है जो 45 से पहले था। जो कहानी निकल के आ रही है इंटेलिजेंस के पेपर्स के हिसाब से, जापान की फ़ौज के बहुत बड़े बड़े लोग, उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है फील्ड मार्शल तेराउची, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जापानी फ़ौज के इंचार्ज थे, उन्होंने सुभाष बोस को निकलने में मदद करी है वहाँ से। तो जापान की आप कह सकते हैं कि सरकार का एक बहुत बड़ा धड़ा सुभाष बोस के फेवर में था। लेकिन आज की जापान सरकार, आज की छोड़िए 1945 के सरेंडर से पहले और बाद के जापान में जमीन आसमान का फर्क है। दर्शकों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर जापान की सरकार नेताजी को लेकर झूठ क्यों बोलेगी, गलत क्यों बोलेगी? जापान की सरकार ने जाकर, जापान के लोगों ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वहाँ पे इतनी सेंसिटिविटीज़ हैं हम लोग को सेकेंड वॉर को लेकर के, वॉर क्राइम्स को लेकर के और चीज़ को लेकर के। एक बार जब स्टेटमेंट दे दिया गया तो उस पर सरकारों को एक बार जब स्टेटमेंट दे दी जाए उसको पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यही वो जापान सरकार है कि जापान के ऊपर एटम बम गिरे थे। जापान का अमेरिका के साथ में गुप्त समझौता होता है सन 50 के आसपास में, उसकी किसी को खबर नहीं लगती कानों कान आने वाले 30 साल तक। तो ये सरकारें बहुत सी हैं, हमारी देश की सरकार भी ऐसी है कि सरकारें 20-20, 30-30, 40 साल तक चीज़ों को छुपाती है, अलग अलग वर्जन देती है। तो ये अपने आप में कोई, चलिए जापान की सरकार को लेकर सर आपकी रिसर्च है अपनी, लेकिन मेरे पास एक और अंग्रेजी जांच कमेटी है अंग्रेजों की, फिगसिस बोलते हैं शायद इसको, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। फिगस की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट वो नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कर्नल जॉन फिगिस का, 25 जुलाई 1946 को। कर्नल जॉन फिगिस ये जो रिपोर्ट है ये भी ये कहती है कि 18 अगस्त 1945 को निधन हुआ नेताजी का। बहुत छोटी छोटी बात है। कर्नल जॉन फिगिस जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसके बारे में सरकारी जो हमारे भारत सरकार के कागज ये बोलते हैं कि सुभाष बोस के आईएनए का खजाना जो चोरी हुआ है उसमें इसका हाथ था। तो ये आदमी जो आईएनए के खजाने के चोरी में इसका हाथ है, और इसके साथ में वो लोग हैं जिनको ये प्लेन क्रैश की थ्योरी को प्रमोट करने में उनको फ़ायदा पहुंचा था। तो ये आदमी क्रेडिबल नहीं है सर जॉन फिगिस। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, IIL इसको कहा जाता है, इसके जो सदस्य हैं वो भी इस बात पर सहमत रहे, जो मेरे पास रिसर्च वही आपने वही फिगिस की बात कर, कि फिगिस के साथ में आप बात कर रहे हैं मूंगा रामामूर्ति की और एस.ए. अय्यर की। इन दोनों का नाम पंडित जी के टाइम की फाइलों में निकल के आ रहा है कि इन लोगों ने मिल करके सुभाष बोस के खजाने को लूट लिया। इनको ये सपोर्ट करता था ये लैंड कि वो प्लेन क्रैश की बात को बोले आगे, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। और इनसे बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल अमेरिकन गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है, तो इसे काउंटर करने की और रिपोर्टें बहुत पड़ी हैं। 1950 के दशक तक जापानियों से अमेरिकन ने और ब्रिटिशर्स ने इंक्वायरी करी सुभाष बोस की डेथ के बारे में। आप मुझे बता रहे हैं सन 45 की इंक्वायरी के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1964 तक अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिली कि सुभाष बोस जीवित है। तो इसको काउंटर करने के लिए मल्टीपल रिपोर्ट्स एक के बाद एक आगे और निकलती आ रही हैं। ये पुरानी खबर है, लेकिन इसके बाद भी और इंक्वायरी। एक सवाल इसमें सुभाष चंद्र बोस के परिवार से जुड़ा भी है, जो मैंने पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि 2 जुलाई 1956 को बोस के जो परिवार के लोग थे उन्होंने फाइनल रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया, असहमति अपनी जताई। इसकी कुछ बैकग्राउंड आप बता सकते हैं? देखिए, हुआ कहता है कि नेताजी इस देश में शुरुआत से ही, जब देश आज़ाद हुआ है 47 में, बार बार ये डिमांड उठी कि नेताजी की डेथ पर इंक्वायरी करवाई जाए। सरकार इसके बिल्कुल फेवर में नहीं थी। उन्होंने साफ मना कहा, भारत सरकार बिल्कुल, पंडित जी ने साफ मना, आज़ादी के बाद पंडित जी इंक्वायरी कराने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। लेकिन उन पर प्रेशर लगाया गया। प्रेशर करते 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 सन 55 में एक कलकत्ता में एक मीटिंग होती है जहाँ सुभाष बोस के चाहने वाले बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, और उसमें ये फैसला लिया जाता है कि एक प्राइवेट इंक्वायरी की जाएगी जिसको जस्टिस राधा विनोद पाल हेड करेंगे।
और उसको हम लेके इंक्वायरी पब्लिक फंडेड प्राइवेट इंक्वायरी होगी। जैसे ही इसका नाम होता है फटाफट एक दिन सुबह शाम सरकार कहती है कि हम लोग एक शाहनवाज कमेटी बनाएंगे जिसमें एक शाहनवाज खान होंगे जो किसी ज़माने में वो सुभाष बोस के साथ में थे, आजकल कांग्रेस पार्टी के साथ में, उनके नाम से इंक्वायरी होगी। उसमें उनको दायरा बढ़ाते बढ़ाते उनको सुभाष के परिवार के एक सज्जन को भी लेना पड़ा, नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस जी। सुरेश बोस ने बाद में ये एलिगेशन लगाया है कि उसकी अलग से रिपोर्ट आई है कि नेताजी की डेथ कोई प्लेन क्रैश में नहीं हुई है और शाहनवाज जो थे सरकार के कहने पे उनके हिसाब से काम कर रहे थे और मैंने उसको अपोज किया। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ये बात थी कि सुभाष बोस के परिवार, उनके बड़े भाई जो शाहनवाज कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने इंक्वायरी में भाग लिया, उन्होंने सरकारी रिपोर्ट को साइन करने से मना कर दिया। उनकी खुद की रिपोर्ट आई है कि मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई रूस गया है। ठीक है, अब इस पर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आ सकते हैं। वो ये कि देखिए, आज़ादी के बाद भारत सरकार के नुमाइंदे, उस वक्त भारत के नेता, वो अपनी रिपोर्ट गलत तरीके से पेश कर रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल था। जो अंग्रेजी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था। जो जापान सरकार का बयान था शुरुआती, उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि जापान से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत तक सब वो बात कह रहे थे जिसको खारिज किया? अमेरिका की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि वो प्लेन क्रैश में उन्होंने उसको बात को नहीं माना कि एविडेंस राइट नहीं है। मैं आपको आज के दिन, हम जो अब आपकी मेरी बातचीत हो रही है, हम लोग सुभाष बोस के 125 साल मना रहे हैं, बिल्कुल, देश के आज़ाद होने के 75th। मैं आपको लेकर चलता हूँ 25 साल पहले, जब सुभाष बोस की सेंटेनरी मनी जा रही थी, 100 साल उनके और देश के 50 साल। इस देश में आवाज़ उठी आज से 25 साल पहले कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, उनकी अस्थियां जापान में पड़ी हैं, समय आ गया कि अस्थियों को भारत में लेकर आया जाए। तो उस जमाने के रक्षा मंत्री जी थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अस्थियां लेकर आऊँगा। जैसे ये बयान दिया गया, एक व्यक्ति सज्जन जाकर के PIL लगाया है कलकत्ता हाई कोर्ट में, जहां प्रभाशंकर मिश्रा जी चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। वो कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल है और उसमें उन्होंने सरकार से पूछा सीधा सपाट, मैं आपको बहुत आगे लेकर चलता हूँ कि आप 45-50 के निकल के सीधा आप आइए 90 के दशक में। सरकार के पास ये सब रिपोर्टें आ रही थी, उनसे पूछा गया कि सरकार का इसमें व्यू क्या है। तो भारत सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने एडमिट किया है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें एविडेंस मैच नहीं कर रहा है, आई विटनेस अकाउंट से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर आप खुद ये बात को मान रहे हैं कि प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें डिस्प्यूट्स हैं, कुछ एरिया उसमें क्लियर नहीं है, आप उस पर इंक्वायरी करें। तब कोर्ट के आदेश पे एक जस्टिस मुखर्जी कमीशन आयोग बनता है 1999 में। उस मुखर्जी कमीशन आयोग के सामने जो सरकारी वकील है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक ये बोलता रहा कि प्लेन क्रैश की थ्योरी गलत है, प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई। तो मेरी प्रॉब्लम एक रिसर्चर के तौर पे ये हो जाती है कि सरकार का स्टैंड 2005 तक यही था कि प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है। ठीक है, 2005 का आप जिक्र कर रहे हैं, आप जस्टिस मुखर्जी कमीशन का जिक्र कर रहे हैं, उसमें यही कहा गया कि कोई क्रैश नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी भारत सरकार में भी अलग अलग तरीके का स्टैंड रहा। और इस गफलत की भारत सरकार का स्टैंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लेटेस्ट स्टैंड जो था उसका ये है कि एक बड़ी अजीब सी चीज़ देखी गई कि जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, अब वो आप शुरुआत कीजिए मोरारजी भाई के टाइम से, जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, सुभाष बोस को लेकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें हुई हैं, चाहे वो आपके मोरारजी भाई हों, चाहे VP सिंह हो, चाहे देवी गौड़ा जी हों। तो 2000 लेकिन ये कि 4-5 तक सरकार का स्टैंड यही था कि प्लेन क्रैश में डेथ नहीं है, लेकिन सडनली कांग्रेस पार्टी पावर में आती है और 5 में उन्होंने बोला कि हम मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। लेकिन इस बात को कोई ध्यान देता नहीं है कि साहब सरकार का ही वकील कमीशन के सामने लगातार 5 साल तक बोलता रहा कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसके पक्ष में एक और खबर सामने आई, जिसमें आज के ताइवान, जहां पर ये घटना हुई, दुर्घटना हुई ऐसा कहा जाता है, उसकी तरफ से भी 2003 मार्च में ये कहा गया मेयर की तरफ से कि जो उनके रिकॉर्ड्स हैं उसमें प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। यानी जो आप कह रहे हैं अपने शोध पर, उस जगह के जो मेयर हैं उन्होंने उस बात पर अपनी मोहर लगाई है। देखिए सरकार, वो ये मैं नहीं करा काम, जो मेरे हाथों से काम हुआ ये था कि सरकार जो है शुरुआत से सन 47 में पता नहीं क्या बात है कि हमारी सरकार को कुछ एलर्जी है ताइवान के नाम से। जब भी नेताजी की डेथ को लेकर इंक्वायरी हुई है, भारत सरकार वो उस इंक्वायरी को ताइवान में नहीं कराना चाहती। तो शाहनवाज कमेटी को उन्होंने वहाँ नहीं जाने दिया, कोस्टा कमीशन को जाने से पहले मना किया, लेकिन बहुत प्रेशर डाला तो फिर गए। लेकिन वहाँ गए तो जस्टिस कोस्टा ने मना करा कि मैं सरकार से बात नहीं करूँगा। बड़ी कमाल की बात यह है कि मुखर्जी कमीशन को भी ये लोग वहाँ जाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने ही एक पत्रकार के तौर पे ताइवान सरकार उसको अप्रोच किया, उनसे बातचीत करी, उनको ईमेल डाले। वहाँ से मुझे उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बिहाफ पे आंसर आता है कि पूरे महीने के अंदर यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ एक ही प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन वो 200 किलोमीटर दूर जाके हुआ था, इसमें अमेरिकन कुछ मरे थे। तो वहाँ की वो प्लेन नहीं था, उसमें अमेरिकन कहाँ से आ गए? तो वो तो सुभाष बोस का प्लेन, और वो भी उस जगह से 200 किलोमीटर कहीं और है। और उसके बाद में जब मेरी वजह से मुखर्जी आयोग ताइवान में गया, ताइवान में उन्होंने कंफर्म किया कि प्लेन क्रैश की बात झूठी है, सरकार का मानना ये है। और ताइवान सरकार ने उस जमाने के जो जापानी रिकॉर्ड थे वो उनको दिए। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोग फैलाते हैं कि ताइवान सरकार ने सिर्फ ये बिना रिकॉर्ड के बात बोली है, बिल्कुल रिकॉर्ड के बेस पे बोली है। उन्होंने पूरा उस जमाने का जो कहा जाता है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई है और क्रिमेशन उनका वहाँ पे हुआ था, उन्होंने क्रिमेशन के सारे रिकॉर्ड मुखर्जी कमीशन को प्रोवाइड कर दिए हैं
उसमें कोई सुभाष बोस या उस हादसे में मरे हुए किसी आदमी का नाम नहीं आ रहा, जो कि इसका मतलब जापानियों का कथन उन्हीं के रिकॉर्ड जुटला रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि देखिए एक मंदिर है जहां पर सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। साथ में एक सवाल पूछा जाता है कि अगर अस्थियां हैं वहां पर तो अब तक डीएनए जांच के लिए पहल क्यों नहीं हो पाई? जो उसका जांच का सीधा सवाल यह है कि जस्टिस मुखर्जी आयोग ने उसकी पूरी कोशिश करी। ये हड्डियां भारत सरकार की कस्टडी में है, हमारे एमएसडी के कस्टडी में है। हम रनकोजी टेम्पल को पैसा देते हैं रिटर्न करने के लिए, और मुखर्जी आयोग ने पूरा जोर लगाया। उन्होंने एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया भारत में, विदेश में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। अमेरिकन एक्सपर्ट जो था वो टेस्ट करने को राजी था। उसने कहा लेकिन टेस्टिंग करने से पहले मैं इनका एंथ्रोपोलॉजिकल फॉरेंसिक इनका टेस्ट हड्डियों, बिकॉज वहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो आपको ये नीचे के जबड़े की बहुत बड़ी हड्डी और वो स्कल के टुकड़े दिखाई देते हैं। मैंने उसकी फोटोग्राफ देखी उस हड्डियों की। तो वो जब उन्होंने तो उसका सीधा सवाल का आंसर ये है कि जस्टिस मुखर्जी आयोग के अंतर्गत एक अमेरिकन एक्सपर्ट टेरी मिल्टन डीएनए टेस्ट करने को राजी हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने करवाने से आप बोल सकते हैं कि मना करवा दी। क्यों? क्योंकि सरकार को शायद ये मालूम है कि हड्डियां उनकी नहीं है, नहीं तो ये डीएनए टेस्ट करना बहुत छोटा सा काम है। ये जो कल सुबह टेस्ट हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सरकार को ये कहने का इंडिकेशन क्लियरली है कि हड्डियां सुभाष बोस की नहीं है, इसलिए वो टेस्ट नहीं कर रही। और सरकार के द्वारा मना करने का मतलब क्या है, क्यों मना किया जा रहा है, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन जरा ये बताइए कि जो 18 अगस्त है, क्या नेताजी वाकई उस दिन उड़ान भर रहे थे? कहां से कहां तक सफर कर रहे थे? ताइवान में क्या उनका विमान होकर गुजरा था? देखिए, जो ऑफिशियल स्टोरी ये बोलती है कि वो 15 अगस्त को जब ये अनाउंसमेंट होता है कि जापान सरेंडर कर देगा एलाइड फोर्सेस को, तो वो सिंगापुर के आसपास में थे। तब वो 2 जहाज़ों में सुभाष बोस और उनके कुछ साथी वो सब वहाँ से चल पड़े, और वो 16 तारीख को बैंकॉक आते हैं, 17 तारीख को साइगॉन में आते हैं, हो ची मिन सिटी आजकल का वियतनाम का, और वहाँ से फिर वो ताइवान की तरफ चले जाते हैं। तो जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है वहाँ पे, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम साइगॉन तक आने की बात तो क्लियर है। वहाँ उनकी फोटोग्राफ 17 तारीख की सुबह को या दोपहर को वो साइगॉन शहर में थे। इसमें कोई डिस्प्यूट हम भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 17 तारीख की शाम के बाद का जो एविडेंस है बहुत स्केची हो रहा है कि वहाँ पे उनके एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन आ रहा है विटनेस अकाउंट्स के अंदर। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर 17 तारीख को उन्होंने वहाँ से उड़ान भरी है तब तो रिकॉर्ड वही है कि 17 तारीख की शाम को वो साइगॉन शहर छोड़ के गए हैं, वहाँ तक का एविडेंस मिल रहा है। लेकिन जो वो बोला जाता है कि रात को तुरीन में वो रुके थे, वहाँ का एविडेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, ताइपाई में पहुँचे थे, वहाँ का एविडेंस नहीं मिल रहा है। वहाँ पे भी जब वो आए थे तो कहा जाता है कि अगर वो इतना बड़ा आदमी वीआईपी वहाँ पे आएगा तो लोकल आर्मी कमांडर उनको मिलने के लिए वहाँ पर आएगा, तो कमांडर साहब वहाँ मिलने के लिए नहीं आए। कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई कागज उन्होंने जब उन्होंने इंक्वायरी करी है ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने, बाकी लोगों ने, तो उन्होंने देखा कि जापानियों ने सब रिकॉर्ड उनके डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये भी शक करने का कारण था कि अगर वो आदमी मर चुका है और आप पे एटम बम गिर चुके हैं 2000, तो ये छुपाने का मतलब क्या है? तो जापानियों ने जानबूझ की चीज़ों को छुपाया, उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड उनके मूवमेंट के डिस्ट्रॉय किए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी रिसर्च है वो ये कहती है कि 17 तारीख के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने उड़ान भरी या नहीं भरी, इसको लेकर मुझे रिसर्च ये बोलती है कि 17 तारीख के बाद वो ताइपाई में नहीं गए, वहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। प्लेन क्रैश की नकली स्टोरी प्लांट की गई। सुभाष बोस को रूस जाना था, नकली प्लेन क्रैश की स्टोरी को प्लांट करने कवर दिया गया ताकि वो रूस को जा सके। ठीक है, लेकिन वो साइगॉन से ही वो रूस की तरफ चले गए थे, वो कभी साइगॉन से अगर रूस की यात्रा करनी है तो क्या ताइवान के ऊपर से होकर गुजरना? नहीं, वहाँ से नहीं, वो वहाँ से उनका जाने का रास्ता कुछ और था, लेकिन उनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ताइवान जाने का मतलब तभी होगा जब आपको टोक्यो जाना है। लेकिन वो टोक्यो नहीं जा रहे थे, वो रूस जा रहे थे, तो वो साइगॉन से आगे वो नहीं बढ़े हैं। वो कम से कम ताइपान में जहाँ शहर जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, सुभाष बोस 18 अगस्त को वहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो आपकी रिसर्च ये करिए कि प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं दरअसल में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने उड़ान भरी ही नहीं। अब फिर वही सवाल दोबारा घूम फिर कर आता है सर कि जापान को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नष्ट क्यों करने पड़े? जापान ने क्यों आखिर सारे डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया? जब कोई चीज़ छुपाएगा वही डिस्ट्रॉय करेगा ना। क्यों छुपाना चाहेगा? अब वही बात है कि जैसे हमारे देश के अंदर ये कि सन 56 के अंदर एक करके पहले जापान में आपसे समझना जापान में हुई कि जापान क्यों छुपाना चाहेगा? जापान ने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के कुछ लोगों ने अगर सुभाष बोस को बचने में मदद करी है, भागने में मदद करी है, और उनके हिसाब से वो आदमी वॉर क्रिमिनल है या उनकी हालत ख़राब है, तो वो आदमी वो एकदम से लड़ाई ख़त्म होने के बाद यही नहीं बोल सकते कि हमने उसकी मदद की थी, क्योंकि सरकमस्टेंसेस बदल चुकी हैं। 45 से पहले का जापान और 45 के सरेंडर के बाद का जापान अलग जापान है। तो जापान ने अगर चोरी छुप करके सुभाष बोस की मदद की थी, इस बात को वो एडमिट नहीं करेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता है उसके अंदर। केवल ये एक वजह हो सकती है। देखिए, किसी भी ऐसे इस वजह से प्लेन क्रैश की पूरी थ्योरी रच देगा जापान। अगर जापान वो थ्योरी जापान के लोगों के बिना मदद के प्लांट नहीं हो सकती।
अगर सुभाष बोस 17-18 अगस्त को उनकी वहाँ पे वो नहीं गए हैं, 18 अगस्त को उनकी मौत नहीं हुई है, और ये मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है कि ये पूरी कहानी झूठ की जो थी उनके मरने की और उनके क्रिमेशन की, ये जापानियों ने और सुभाष बोस ने मिल करके रची थी और उनको उन्होंने जो मदद आप की। कह रहे हैं वो दर्शकों के लिए मैं सरल शब्दों में ये समझूं कि जापान 45 के बाद नेताजी से अपना पल्ला झाड़ना चाहता था, उनसे दूरी बनाना पल्ला नहीं चाहता झाड़ना, था सुभाष बोस की उन्होंने बच के भागने में सुभाष बोस की जापान के लोगों ने मदद करी है पहले। ठीक है। बाद में जो है ये जापान जो था एक अलग देश बन गया एटम बम गिरने के बाद में, सरेंडर के बाद ये वो जापान नहीं रहा जो पिछला जापान था। ठीक है। उसके बाद का जापान जो आप कह सकते हैं कि वो पूरी से पल्ला झाड़ सकता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले 45 में जो लोग वहाँ पावर में थे उसमें से एक बहुत बड़ा धड़ा सुभाष बोस के फेवर में था, उन्होंने सुभाष बोस की मदद की है वहाँ से निकलने की। लेकिन आप ये बात करें कि सन 45 के बाद में दुनिया में सबसे बड़ी सेंसिटिविटी क्या थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े जितने लोग थे, चाहे वो हिटलर के साथ में थे या इनके साथ में थे, उनको धरपकड़ उनकी बहुत हो रही थी करके। उस सर्कमस्टेंसेस टाइम में उनके लिए जापानियों के लिए ये बोलना कि हमने इनकी मदद की थी रूस भागने में, उनके फेवर उनके नेशनल देश हित में नहीं था वो। ठीक है। यही सवाल अब मैं भारत के रेफरेंस में भी आपसे पूछना चाहूँगा। भारत क्यों इसको लेकर टालमटोल की स्थिति में रहा है 18 अगस्त 1945 को? इन सब चीज़ों के कारण एक नहीं है, वो होता कि कुछ कारण जो थे सन 45 और 50 के दशक में कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए ऐसे करते करते। अब जैसे इसका एक आंसर इनडायरेक्टली हम ये सकते हैं कि सन 56 में प्रधानमंत्री के ऑफिस में उसकी मास्टर फाइल खुलती है सुभाष बोस की डेथ के बारे में। इस फाइल को 1970-72 में बिल्कुल इलीगल तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो सवाल मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंट फाइल सुभाष बोस की जो मौत के बारे में जो उसकी मास्टर फाइल है, आपने उसको इलीगली क्यों डिस्ट्रॉय किया? तो सरकार सन 72 में जी, तो सरकार का रवैया और सरकार के जो एक्शन है इस पूरे केस में बहुत नेगेटिव रहे हैं। ना वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, फाइलें वो डिस्ट्रॉय करते हैं, इंक्वायरी वो करवाना नहीं चाहते। जब पब्लिक का प्रेशर पड़ता है या कोर्ट का ऑर्डर आता है तो इंक्वायरी करवाते हैं। तो भारत सरकार का पूरा रवैया पहले दिन से ही नेगेटिव है। वही सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, आपके रिसर्च के बेस पर सरल शब्दों में नेताजी को लेकर भारत सरकार जो आजाद हो चुका है भारत 1947 में, उसके बाद में इस तरीके का स्टैंड क्यों अपनाता है? वो जो एक अलग मुल्क बन चुका है, जो आजाद मुल्क है, जिसकी आजादी के नायक है नेताजी। सुभाष बोस जो चाहते थे देश को पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर की। सन 15 अगस्त सन 47 को ट्रांसफर ऑफ पावर, भारत पूर्ण हमको वो नहीं मिला हमको। तो हुआ ये था कि जो सुभाष बोस में और कांग्रेस के लीडर्स गांधी जी के बीच में जो क्लैश चल रहा था, उसके 3 बड़े बड़े पहलू थे कि सुभाष बोस चाहते थे पूर्ण स्वराज, गांधी चाहते थे डोमिनियन स्टेटस। सुभाष बोस चाहते थे कि देश में इंडस्ट्री हो, गांधी जी इंडस्ट्री वगैरह के फेवर में नहीं थे। सुभाष बोस चाहते थे कि देश हित में हम लोग वायलेंस का यूज़ करें, गांधी जी वायलेंस के फेवर में नहीं थे। ठीक है। सन 47 में हमको मिला है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, डोमिनियन स्टेटस। सुभाष बोस कभी डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे। तो ये अपने आप में कहना कि देश सन 47 में आज़ाद हो गया वो ठीक भी है, लेकिन ठीक नहीं भी है क्योंकि हमको मिला था डोमिनियन स्टेटस। ठीक है। तो सुभाष बोस अगर उस मान लीजिए उस टाइम पे जीवित है, मैं माना वो जीवित थे, उनके लिए वो देश आज़ाद देश नहीं था। ठीक है। आपने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जीवित थे। आप इस लॉजिक के साथ रहते हैं, मतलब आपका ये स्टैंड है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, 18 अगस्त 1945 के प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ नहीं हुई। 3 थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी आपकी प्लेन क्रैश की, दूसरी थ्योरी जो बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे देश के अंदर कि साहब नेताजी जीवित थे, वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो रूस में थे, रूस में उनको मरवा दिया गया और लोग पंडित जी का नाम उसमें ड्रैग करते हैं। ठीक है। मैंने अपनी पंडित जी मतलब पंडित नेहरू जी। ठीक है। तो पंडित जी का लोग नाम लेते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च में मैंने तो यही पाया कि सुभाष बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वहाँ पे प्लेन क्रैश नहीं हुआ, वो एक मौत का नकली नाटक करके वहाँ से वो रूस चले गए। एविडेंस ये दिखा रहा है कि वो रूस में थे, जो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, लीगल सेंस में नहीं, लेकिन कम से कम जो मुझे ऐसे पत्रकार के तौर पे जो मुझे एविडेंस दिखाई देता है कि वो रूस में थे, लेकिन उनके रूस में मारे जाने का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि मार दिया गया। ये कहानी ये मुझे पता नहीं लोग ऐसी बातें क्यों बोलते हैं। और ये जो थ्योरी है पंडित नेहरू की, इसमें कुछ दम आपको नजर आया? मतलब पंडित जी की थ्योरी में मुझे ये नजर आता है कि पंडित जी का, अक्सर व्हाट्सएप पर ऐसे बहुत आते हैं, पंडित जी का ये कि पंडित जी का व्यू जो था पूरे केस में नेगेटिव रहा है। लेकिन ये बात बोलना कि पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने उनको मरवा दिया, ये कोरी का कहानी है, इसका कोई तथ्य नहीं है इसके ऊपर। इसका कोई शोध नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह है कि पंडित जी गवर्नमेंट ने पूरे केस को दबाया है। ठीक है। और ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वहां से शुरू हो जाती है कि पूरा पंडित जी गवर्नमेंट ने पहले दिन से ही इश्यू को बनाना शुरू कर दिया कि इस पे हम इंक्वायरी नहीं चाहते। लेकिन दबाना और साजिश का हिस्सा होना दो अलग चीजें हैं। मारने वाली बात गलत है। ठीक है, मारने वाली बात गलत है। अब जो तीसरी थ्योरी है वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनाम बाबा के तौर पर लंबे वक्त तक भारत में थे। अब उसमें था कि अगर ये अब तो हमें अब ये एक लॉजिकली हमें चलना पड़ेगा एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि क्या एविडेंस ये दिखाता है सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई है? नहीं। और अगर क्या ये एविडेंस ये दिखाता है कि नेताजी रूस में मार दिए गए? नहीं। क्या एविडेंस ये दिखाता है कि वो रूस में थे? हाँ।
अब ये लॉजिकल कंक्लूजन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या एविडेंस ये दिखाता है कि सुभाष बोस भारत में थे सन 70-75। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1952 में भी वो भारत में आए थे, देखे गए थे। 1975 में अगर मान लीजिए अगर ये साबित, या 52 या 70-75 में या 85 में अगर ये साबित हो जाता है कि सुभाष 1956 में, माफ कीजिए। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि सुभाष बोस भारत में थे, अगर ये तथ्य दिखाई देते हैं, तो उसका मतलब खुला, उसका सीधा सपाट मतलब ये निकलेगा कि प्रेमचंद में वो उनकी डेथ नहीं, कि अगर वो व्यक्ति जीवित है और भारत में है, सन 75 में भारत में है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें एविडेंस क्या है। तो जो गुमनामी बाबा के बारे में जो कहानी है, जो पूरा रिसर्च में जो आप पूरा उसका जो फैक्ट्स को आप देखेंगे, तो उसमें 3 तरह के एविडेंस निकल के आ रहे हैं, कैटेगरीज है। पहला है आई विटनेस अकाउंट्स। मुखर्जी आयोग ने इस बात को माना है कि आई विटनेस अकाउंट्स क्रेडिबल है उसमें, कि कुछ लोगों ने कई लोगों ने सुभाष बोस को यहाँ देखा है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस है। भारत हाँ, गुमनामी बाबा यूपी में थे, उनका नाम जो थी वहीं थे वो। और दूसरा ये कि उनके जो करस्पॉन्डेंस हुए हैं उन व्यक्तियों के, और इस आदमी को, जिसको साधु को, जिनको गुमनामी बाबा का नाम दिया गया बाद में, ये आदमी सुभाष बोस है, तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है। और किस तरीके की करस्पॉन्डेंस? उनकी आपस की चिट्ठियाँ, वो आपस में, वो लोग किन के आपस में, वो व्यक्ति, वो लोग जो गुमनामी बाबा के, सो कॉल्ड गुमनामी बाबा के कांटेक्ट में थे, ठीक है, उनके करस्पॉन्डेंस अगर आप चेक करते हैं तो आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट करता है कि आई विटनेस अकाउंट ये दिखा रहा है कि आदमी सुभाष बोस थे। ठीक है। और ये व्यक्ति जो थे, ये सुभाष बोस से जुड़े हुए लोग थे बहुत सारे, गुमनामी बाबा चिट्ठी लिखा करते थे, उनकी चिट्ठी आपस में जो करस्पॉन्डेंस है उनके आपस में, वो चिट्ठी उनको लिख रहे हैं, वो उनको लिख रहे हैं। तो आई विटनेस अकाउंट मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन किया है कि आई विटनेस अकाउंट जो है मैच कर रहा है क्रेडिबल आपका, उसका जो करस्पॉन्डेंस है वो भी ये दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की सुभाष बोस थे। सिर्फ बात अटक के रह जाती है कि हाँ, सरकारी लैबों में उनकी हैंडराइटिंग की और डीएनए की जांच हुई थी, वो रिपोर्ट नेगेटिव निकली। आज मैं आपको 2000 से बता रहा हूँ कि हमारे पास में पुख्ता सबूत निकल के आ रहे हैं कि वो रिपोर्टें डीएनए की हैंडराइटिंग की गलत थी। ठीक है, तो अब ये आप किसी तथ्य पर कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहे हैं, या सिर्फ आपका अनुमान है कि तब जांचों को गलत साबित कर दिया गया था? मैं आपकी तरह पत्रकार रह चुका हूं, तो मैं अनुमान पे नहीं चलता, मैं एविडेंस पे चलता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आदमी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जब अपनी रिपोर्ट देता है, खासकर ऐसे मुद्दे पे जहां इतनी कंट्रोवर्सी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक्सपर्ट जो है लिखित में थोड़ा डिटेल में रीजन देगा कि मैं ये हैंडराइटिंग क्यों मैच कर रही, क्यों नहीं कर रही, आपको पता है इस बात का। तो जैसे फॉर एग्जांपल सरकार की रिपोर्ट, डॉक्टर एस के मंडल की रिपोर्ट है FSL कैलकाटा की, गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग सुभाष बोस से नहीं मिलती है। रिपोर्ट 2 पन्ने की है, पहले पन्ने में उनका नाम लिखा, सेकंड पन्ने में लिखा कि वो हैंडराइटिंग मैच नहीं करती है। उसके काउंटर में आपको मैं एक बता रहा हूँ सब, कि हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मिलकर के अमेरिका से एक बहुत जाने माने वहाँ के एक्सपर्ट को हमने उसको हायर किया, उसको बताया कि आपने टेस्टिंग करनी है, उसको नहीं बताया केस किसके बारे में, उन्होंने डिटेल में 49 पन्ने की डिटेल रिपोर्ट दी है और स्थापित करते हैं कि ये आदमी वही आदमी सुभाष बोस, गुमनामी बाबा वाले, बिल्कुल वही है। आपने अपनी व्यक्तिगत तौर पर जांच करवाई? हमने जांच कराई, सरकार में वही कि बिल्कुल करवाई। और मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा कि प्राइवेट एक्सपर्ट, वो भी अमेरिकन, जिसका कुछ लेना देना केस के साथ में नहीं है, ठीक है, वो डिटेल में रिपोर्ट दे रहा है, टीम में बाइट देने को तैयार है, लेकिन सरकारी एक्सपर्ट जो है एक पन्ने की रिपोर्टें दे, तो उसमें तो मैं 2 तथ्य आपने बताए। पहला तो ये कि गुमनामी बाबा से को लोगों ने पहचाना, पहला तथ्य जो है उसको आप उसका मतलब समझिए कि आई विटनेस अकाउंट जो क्रेडिबल होता है कोर्ट कचहरी के अंदर, उसके बेसिस पर लोगों को फांसी हो जाती है। बिल्कुल। तो आई विटनेस अकाउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कि मैं आपको जो कोर्ट कर रहा हूँ, जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट पोस्ट कर रहा हूँ, जस्टिस मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो लॉ के हिसाब से अगर क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट ये दिखा रहा है वो आदमी वो थे। ठीक है, 2 बातें। कोई तीसरी और चीज है जो एड ऑन करती है, जो इस बात उसमें मल्टीपल, उसी के अंदर मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 कैटेगरीज हैं कि आपका आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैच कर रहा है, और आपके सामने फोरेंसिक एविडेंस था जिसके बारे में आज हम सवाल खड़ा रहे हैं कि उसमें फर्जिंग हुई है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे 3 कैटेगरी एविडेंस की। जिन लोगों को नहीं पता है गुमनाम बाबा के बारे में, कहाँ रहे, कितने वक्त तक रहे, कुछ अगर आप बताएं। देखिए, उनके बारे में बड़ा जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आदमी बहुत सीक्रेटिव था, लोगों से नहीं मिलता था, अलग अलग जगह चेंज किया, तो बड़ी स्केची इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिल रही है। तो जो मैंने इकट्ठा कर पाया हम लोग करके, वो जो है ये दिखाई दे रहा है कि 50 या 52 के समय में वो पहली बार मिलते हैं मैनपुरी के आसपास। उसके बाद से वो किसी को शक्ल नहीं दिखाते, अपनी कमरे में छुपे रहते हैं। आप कमरे में जाएंगे तो आपको अपना मुंह छुपा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को शक होना शुरू हो जाता है उनके बारे में। कई बार वो बोलते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी की गाड़ी यहाँ नज़र आ रही है। कई लोगों ने उनको शक्ल देख ली, कई उनसे बातचीत करी, कई ने बोला कि बाबा जी तो ICS हैं, बाबा जी तो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, बंगला बोल लेते हैं। जब कभी किसी को शक हो उनके बारे में कि सुभाष बोस सकते, वो जगह छोड़ के वो भाग जाते थे। ठीक है। तो करते 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 वो व्यक्ति बहुत जगह पे उसने चेंज किया। वो लखनऊ में भी थे, वो अयोध्या में थे, वो बस्ती में थे, वो नैमिषारण्य में थे, अलग अलग जगह में वो थे। तो और उसके बाद में इन बिटवीन करते करते उनके कॉन्टैक्ट बहुत से लोगों के साथ में, जैसे हमको दिखाई दे रहा है अपने, जो मेरी समझ है, मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी के साथ उनके कांटेक्ट थे। और बाद में एक समय के बाद से बंगाल में कुछ ऐसे लोग जिनका सुभाष बोस से बहुत क्लोज उनका रास्ता था, और इंक्लूडिंग सुभाष बोस की अपनी फैमिली के कुछ लोग, वो सबसे कांटेक्ट वहाँ दिखाई दे रहा है हमारे को।
ठीक है। और ये बहुत बड़ी कहानी 30 साल में। गुमनामी बाबा जितनी भी जानकारी आपको मिली है सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहे? गुमनामी बाबा 1900 पूरे मतलब एक छोटे से टाइम के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया, लेकिन मैं कभी उसका डेटा मुझे अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, गुमनामी बाबा आप कह सकते हैं कि 1950-52 से 85 तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहे थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बीच में वो निकल बीच में वो तो उसमें कोई खास वजह उत्तर प्रदेश में रहने उसमें निकलने की खास वजह उन्होंने ये बताई थी कि वो भारत से बाहर निकल के जाया करते थे और उनके जाने के लिए नेपाल बॉर्डर पास में था और शायद वो वहाँ कंफर्टेबल थे, तो इसलिए वो कभी उस जगह छोड़ के नहीं गए। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल सर आ सकता है, वो ये कि गुमनामी बाबा क्यों रहना चाहते थे? नेताजी अपनी पहचान को सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते? दो तीन चीज़ें जब उनसे सवाल पूछा जाता है एक सिंगल लाइन में कि आप क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या क्या वजह है, तो वो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है और अगर मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी वजह से देश वालों को परेशानी होगी। जैसे क्या हो सकता है? उन्होंने बातें अलग अलग बोली है। उन्होंने शुरुआत में उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि वॉर क्राइम्स के ऊपर चार्जेस उन पर लगे थे और भारत सरकार का कोई सीक्रेट प्रोटोकॉल है हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर में, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सरकार के हमारे लीडर्स ने कमिटमेंट दे रखा है अंग्रेजों कि अगर वो आते हैं तो उनको हैंड ओवर कर देंगे। उन्होंने बोला कि कल को ऐसी घटना ऐसी होती है, मैं बाहर निकलता हूँ और ये सीक्रेट प्रोटोकॉल सरकार का उनके साथ में है करके, तो उसकी वजह से मेरी वजह से लोग परेशानियां पड़ जाएंगे। बोला कि देश बहुत गरीब है, यहाँ के लोग सैंक्शन लगेंगे मेरे को हैंड ओवर करने के लिए। अगर नेताजी की पहचान सार्वजनिक हो जाती तो उस वक्त की सरकार को अंग्रेजों को नेताजी को सौंपना पड़ता, इस तरीके का कोई समझौता था? ऐसा कोई गुप्त समझौता इसका एलिगेशन गुमनामी बाबा ने लगाया। एक चीज और मैं इसी से जुड़ा आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि आईबी बहुत लंबे वक्त तक ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करती रही, 68 तक। क्या गुमनामी बाबा का जो ये पूरा मूवमेंट था, क्या ये आईबी को नहीं पता था? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका आंसर यही है कि हमने ये नोट किया कि भारत में जब भी कोई उल्टी सीधी खबर उड़ती थी कि सुभाष बोस जीवित हैं, आईबी उसको ट्रैक करती थी। लेकिन कमाल की बात है कि इतना बड़ा केस जो कोर्ट में चला गया, जिसको लेके कोर्ट में एक नहीं 2 फेवरेबल जजमेंट आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उस केस के बारे में आईबी कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, मैं उसको मानने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में खबरें सुभाष बोस के बारे में आ रही हैं, तो वही इंटेलिजेंस ब्यूरो जब सुभाष बोस को लेकर के उलूल जुलूल खबरें उड़ती थी वो उसको ट्रैक करती थी। लेकिन गुमनामी बाबा के बारे में वो कहते हैं हमारे पास में कागज़ नहीं है, उसका डिडक्शन मैं ये निकालता हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके पास में रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब बात करते हैं सर 2014 के बाद से। आप तो 2002 से या 2000 से लगातार लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बातें बहुत हुई हैं और हमने प्रतीकात्मक तौर पर बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर देखी भी हैं। क्या आपको लगता है कि जो मांग आप लोगों की अब तक उठती रही है वो मांग पूरी हो चुकी है, पार्शियल मांग पूरी हो चुकी है? किस तरीके से आप देखेंगे 2014 के बाद नेताजी के पक्ष में उठती आवाज़ों? देखिए, पहले प्रतीकमा के जहाँ तक आप बात कर रहे हो उसमें से कम एक काम मैं उनका व्याख्या उसका मैं आपको बोलूँगा कि ये जो मूर्ति लगने वाली बात जो हो रही है कि हमारे इंडिया गेट में सुभाष बोस की मूर्ति लगी, ये नेताजी को इससे बड़ी इज्जत पूरे सन 47 के बाद नहीं मिली है। तो इस मामले में तो मोदी जी के हम लोग नमन करेंगे, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके अलावा जो हमारी मेन डिमांड कि उनकी फाइलें पूरी खुलें और ये पूरा मुद्दा उनकी डेथ का है जो रिजॉल्व होना चाहिए, वहाँ पे सरकार से हम लोग खुश नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको संसद के सवाल जवाब दिखाए जिसमें सरकारों ने माना कि देखिए साहब हम तो सारी जो फाइलें हैं सरकार का स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में बार बार आ रहा है कि हम लोगों ने सारी फाइलें पब्लिक कर दी हैं, वो कथन झूठा है। इंटेलिजेंस की एक भी फाइल पब्लिक नहीं की उन्होंने आज तक अभी। तो ये सरकार का बोलना कि हमने सारी फाइल पब्लिक कर दी है, ये कथन ठीक नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, केवल इंटेलिजेंस की फाइल अभी तक नहीं खुली है? देखिए, हमने जब से शुरुआत में जब हम इनके पास ये मुद्दा लेके गए सरकार के पास में, तो हमने जो पहली बात उनसे की थी कि इंटेलिजेंस की फाइल से पब्लिक करेंगे, तो उन्होंने वो नहीं करी है। ठीक है, क्यों आप चाहते हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल भी ओपन होनी चाहिए? और इसी से जुड़ा एक और सवाल वो ये कि क्या इंटेलिजेंस से जुड़ी जो बाकी अलग अलग मसलों की फाइल हैं, क्या वो भी ओपन हुई हैं? क्या वो ओपन होनी चाहिए? क्या उसके पीछे की दिक्कतें होती हैं कि सरकारें बचती हैं? नहीं, वो दोनों पहलू दर्शकों को पता होने चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि ऑफकोर्स कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके इंटेलिजेंस के ऑपरेशन उसके एक्सपोज। क्यों नहीं चाहती? नहीं, वो देखिए इंटेलिजेंस का काम खराब डिस्टर्ब होता है। अगर एक एजेंसीज काम करती हैं और अपने उनका काम जो होता है छुप करके होता है, वो पर्दे के सामने नहीं होता, तो क्यों आप चाहते हैं कि जो काम छुपकर होता है, जिन कामों से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो वो बचती है, वो काम मौजूदा सरकार? मैं सब सच्चाई की खोज कर रहा हूँ। अब हमें ये साफ दिखाई, फॉर एग्जांपल आपने मुझसे बात की गुमनामी बाबा के बारे में, हमें वहाँ पे जो तथ्य सामने हैं जब हम वो देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि उस आदमी के आसपास इंटेलिजेंस का पहरा भी है या वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी हैं। क्या उनके कुछ डीएनए या इस तरीके की कोई चीजें सरकार ने उनको कलेक्ट करना जरूरी समझा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। उनके मरने तक तो वो पूरा इशू दबके रहा, उन्होंने बहुत सीक्रेट रखा, लेकिन उनके मरने के बाद उनके शिष्यों ने बोलना शुरू किया कि वही सुभाष बोस थे, लेकिन वो हम बोल नहीं सके देश हित में। तो जैसी यह खबर निकली है तो नेताजी के जानने वाले, खासकर उनके परिवार के 2 लोग, उनका एक भांजा और उनकी भतीजी वहाँ पर आए।
भांजे ने तो कुछ पब्लिकली कहा नहीं तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन भतीजी ने उनका बोला कि ये सारी डिटेल मेरे अंकल से मैच कर रही हैं। उनके मरने के बाद लोकल पुलिस ने उनका सारा सामान सीज़ करा और उसके बाद में उनकी भतीजी जो थी वो कोर्ट में चली गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनका सारे सामान को सील किया जाए और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखा जाए। वो वहाँ चला गया। इसी बात को करते करते इस पूरे केस का जजमेंट आता है 2013 में। 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ये पूरी केस कहानी जो है काफ़ी क्रेडिबल है और उन्होंने बोला कि जितना सामान हमारे ऑर्डर पे सन 85-86 में सीज़ हुआ था, इसको किसी म्यूज़ियम में रखा जाए। कोर्ट के आदेश अनुसार उस पूरे सामान को एक रामकथा संग्रहालय अयोध्या में अभी भी है, वहाँ पे रखा गया है फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन पिछले 6 साल से योगी सरकार जो है उस गैलरी को, जो बन चुकी है, पिछली सरकार ने गैलरी को बनवा दिया था, उसको पब्लिक को जाने का मौका नहीं दे रही है। ठीक है, तो मेरा खास वजह? उसकी वजह यह है कि उनको समझ में ये पता है कि जिस दिन जनता वहाँ जाके देखेगी और अपनी आंखों से वो सामान देखेगी कि यार ये सामान किसी सन्यासी का किसका है, तो शायद उनके दिल में क्यूरियोसिटी होगी। और सरकार को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस पूरे केस में साथ में कि जहाँ इस केस में एक बार डिबेट शुरू हो जाएगी, सरकार केस को हारेगी शायद। पर डिबेट तो बहुत पुरानी है। डिबेट पुरानी, लेकिन डेट कभी खुल के नहीं। 45 से डिबेट आज तक चल रही है। 2022 में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, चीजें सीख रहा हूं। डिबेट गुमनामी बाबा पर डिबेट कभी इस देश में नहीं हुई है। बहुत बार हुई है सर। नहीं, इतनी डिटेल में कभी नहीं हुई है। लेकिन अगर सरकार, अब ये सरकार जो है कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने जब आदेश दिया है कि गुमनामी बाबा के सामान को आप म्यूजियम में लगाएंगे, कोर्ट के आदेश में साफ लिखा गया, तो सरकार ने ये कोर्ट के उसको मानते हुए 6 साल पहले उस म्यूजियम को बना दिया। तो अनुजधर साहब की 2 मांगे योगी सरकार से, जो म्यूजियम है अयोध्या में अदालत के आदेश पर वो खोला जाए, मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से कि जो फाइलें इंटेलिजेंस की अभी नहीं खोली गई हैं उनको भी सार्वजनिक किया जाए। ये 2 मांगे मेरी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपकी मांगों पर जरूर विचार करेगी। तो आज आप सुन रहे थे अनुजधर साहब को, हम बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी, उनकी मौत से जुड़ी और तमाम तथ्यों के साथ धर साहब ने अपने अनुभव को साझा किया है। फिर कभी मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही किसी एक मुद्दे पर तथ्यों के साथ ही गंभीर बहस में। नमस्कार।